OpenAI जो 2015 में स्टार्ट हुई थी, आज उसकी वैल्यूएशन 157 बिलियन डॉलर्स है सिर्फ 9 सालों में। और इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस जो 1958 में स्टार्ट हुई थी, उसकी मार्केट वैल्यूएशन 220 बिलियन डॉलर्स है। अगर मैं इसको आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जब से फॉर्म हुई है उसने हर साल 3.2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप ऐड करी है ऑन एन एवरेज। और वहीं पे OpenAI ने 17 बिलियन डॉलर्स ऐड करे अपने मार्केट वैल्यूएशन में हर साल। बट ये वीडियो इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन के लिए नहीं है, ये दोनों ही कंपनी एक टोटली डिफरेंट सेक्टर्स में है। बट ये वीडियो इंडिया और यूएस के बिजनेस एनवायरनमेंट एज अ होल के ऊपर है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों यूएस का बिजनेस एनवायरनमेंट वहां की कंपनीज को अलाउ करता है कि वो हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनीज बन जाए, और वहीं पे इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या कमियां हैं जिसको हम सुधार सकते हैं कि इंडियन कंपनीज भी ग्लोबली डोमिनेट करें और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनीज बनाएं। तो देखो, बिफोर आई गो डीप इनटू दिस टॉपिक मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। ऑल्दो OpenAI एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी नहीं है, बट अगर आज वो एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी होती तो यूएस के टॉप 20 कंपनीज में से एक होती। और वहीं पे अगर आप रिलायंस को देखो तो इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है विद मार्केट वैल्यूएशन ऑफ 220 बिलियन डॉलर्स। इंडिया में कोई भी और दूसरी कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 200 बिलियन डॉलर के ऊपर नहीं है। और वहीं पे यूएस में ऐसी 25 कंपनियां हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन 200 बिलियन डॉलर से ऊपर है। और अगर आप देखोगे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कंपनी जिसने 200 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप हासिल करी है तो वो टेस्ला है। टेस्ला ने ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ 8 सालों में करा था। और वहीं पे इंडिया की एकमात्र कंपनी रिलायंस को ये चीज करने में 68 ईयर्स लग गए। तो आखिर यूएस की इकोनॉमी और बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसा क्या है कि वहां की कंपनीज इतनी जल्दी इतनी बड़ी बन जाती हैं और इंडिया में कंपनीज को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है? तो आइए इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम। अब किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को डेवलप होने के लिए ना, उस बिजनेस एनवायरनमेंट में वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% आइडियाज और 90% बिजनेसेस पैसे मांगते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या इवन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी। अब अगर वेंचर कैपिटलिस्ट के पैसे नहीं होंगे या इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं होंगे तो बिजनेसेस को लोन लेना पड़ेगा बैंक से, जिससे वो हाई इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। और अगर बिजनेस फेल हो गया तो उनको वो पूरे पैसे लौटाने पड़ेंगे अपनी संपत्ति बेच के या कैसे भी। बट वहीं पे अगर ये पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट का है तो वो बिजनेसमैन फ्रीली रिस्क ले सकता है और उसके माइंड पे एक प्रेशर भी नहीं रहेगा कि मेरे को ये पैसे वापस करने हैं विद इंटरेस्ट रेट एंड ऑल। तो अगर यूएस में आप देखोगे ना तो वेंचर कैपिटलिस्ट का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, और यही रीजन है कि वहां पे जितनी भी कंपनियां आती है ना उनको इजीली फंडिंग मिल जाती है, सो दैट दे कैन स्पेंड दैट मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे ये पता चल सके कि क्या वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है भी कि नहीं। अगर वही चीज आप इंडिया में देखो तो जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं हो जाता, जब तक उसको फंडिंग मिलना भी मुश्किल हो जाती है। आपने बहुत ही रेयर सुना होगा कि इंडिया में किसी कंपनी को आइडिया के ऊपर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे पैसे मिले हो और जिससे वो कंपनी सिर्फ वो पैसे स्पेंड कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मोस्टली इंडियन कंपनीज को जो पैसे मिलते हैं ना, वो अपने बिजनेस को प्रूव करने के बाद मिलते हैं कि हाँ, ये कस्टमर ला सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, मार्केट को एक्वायर कर सकते हैं। बहुत ही रेयर कंपनीज को सिर्फ R&D के लिए पैसे मिलते हैं। अगर आप OpenAI का ही एग्जांपल ले लो तो इसको जिन भी फाउंडर्स ने स्टार्ट करा था, जिसमें से एक इन्फोसिस भी थी, उन्होंने इस कंपनी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे स्टार्ट करा था, जिससे ये AI की डेवलपमेंट को देखना चाहते थे कि किस हद तक हम AI की डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आज आप देख ही सकते हो कहां तक डेवलपमेंट हो चुकी है। और यहीं पे आता है हमारा दूसरा पॉइंट, इनोवेशन एंड टेक इकोसिस्टम। अब अगर इनोवेशन के नाम पे आप देखोगे तो आप इंडिया को साइडलाइन नहीं कर सकते। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने बहुत ही अच्छी जंप लगाई है इनोवेशन इंडेक्स में, जहां 2015 में इंडिया की रैंक 80 के आसपास रहा करती थी, आज वो रैंक 39 पे है। बट अभी भी इंडिया को बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करने की जरूरत है अपने R&D में। अब इसका एक रीजन हो सकता है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। इंडिया में बेशक से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी, जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, एम्स हो गया और भी बहुत सारे, बट ये सफिशिएंट नहीं है इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए। वहीं पे यूएस में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है एंड सेम चाइना में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि टॉप रेटेड है वर्ल्ड में। अब इंडिया को भी ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में टैलेंट बहुत है, बट उनको फुलफिल करने के लिए, उनको अकोमोडेट करने के लिए यूनिवर्सिटीज नहीं है उतनी जो उनको वर्ल्ड लेवल पे अपॉर्चुनिटीज दे सके। और वो बंदा जो इनोवेशन कर सकता था वो अपनी डेली नीड्स के लिए कॉल सेंटर में या लो पेइंग जॉब करने लगता है और उसकी इनोवेशन लोअर लेवल
पे ही डेड हो जाती है। और तीसरा पॉइंट आता है साइज ऑफ द मार्केट। इंडिया और यूएस में पॉपुलेशन का वास्ट डिफरेंस है। जैसे यूएस की पॉपुलेशन 336 मिलियन है, वहीं इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। उसके बावजूद यूएस की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो इंडिया से बहुत ज्यादा है। ऑल्दो दुनिया में टॉप 5 में जरूर है इंडिया परचेजिंग पावर के मामले में, बट स्टिल अगर यूएस जैसी इकोनॉमी से कॉम्पीट करना है तो परचेजिंग पावर का बढ़ना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हमारा आता है चौथा पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब अगर आप यूएस को देखो तो यूएस में एक बिजनेस फ्रेंडली फ्रेमवर्क बना रखा है, टैक्स को लेकर के, लॉस को लेकर के, बिजनेसेस के रिगार्डिंग, जिससे जब बिजनेस स्केल अप करता है तो टैक्सेस में उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ईज होता है टैक्स को मैनेज करना। वहीं पे इंडिया में अगर आप देख लो, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, जब मैंने अपना बिजनेस स्केल करने का सोचा और स्केल करा भी, और लास्ट ईयर जब मैंने अपना रेवेन्यू 1.65 CR करा तो मेरे को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई टैक्स में। गवर्नमेंट ने इनिशियली ही मेरे से बहुत ज्यादा टैक्स ले लिया था, अब उसको मेरे को क्रेडिट कराना था, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, सीए के पास आना जाना, टाइमलाइन गवर्नमेंट की टैक्स की, वो बहुत ज्यादा आई वुड से बिजनेस फ्रेंडली नहीं थी मेरे लिए। बट हाँ, ये भी एक डिफरेंस है यूएस और इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट में कि एक बिजनेस फ्रेंडली टैक्स एनवायरनमेंट अभी इंडिया में नहीं बना है, जो कि यूएस में बन चुका है। और जहां तक रही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात, जो यूएस के लॉज हैं आईपी प्रोटेक्शन के मामले में, वो दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रिक्ट कहे जाते हैं। वहीं पे इंडिया में ये सारे आईपीज लॉ ये सब बस कागजी चीज है, यहाँ पे आईपीज और बहुत सारी चीजें चोरी करी जा सकती हैं। वहीं यूएस में ये सारी चीजों के खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होता है कि कोई भी बिजनेस दूसरे की आईपी चोरी नहीं करता है, जिससे बिजनेसेस एनकरेज होते हैं अपने पैसे आरएनडी में लगाने पे, क्योंकि उनको पता है अगर हम आरएनडी करेंगे, नई आईपीज बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, तो गवर्नमेंट हमें अपने लॉस के थ्रू प्रोटेक्शन देगी, हमारे आईपीज दूसरी कंपनी चोरी नहीं कर पाएंगे। वहीं पे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज डरी भी रहती हैं कि भाई हम आरएनडी करके ये टेक्नोलॉजी तो बना लेंगे, बट क्या हो अगर ये टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनी चोरी कर ले और गवर्नमेंट हमें ज्यादा हेल्प ना करे। और वहीं पे यूएस इस मामले में बहुत आगे है। अब इसी के साथ आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। अब देखो, यूएस और इंडिया में ये चीज बहुत कॉमन है कि हर बंदे के पास एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी लोगों के पास एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, बट इंडिया में लोगों को अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। वहीं पे यूएस में लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। वहां पे बिजनेसेस और जो एंटरप्रेन्योर्स है वो रिस्क लेने से डरते नहीं है। उनको पता है कि अगर हम फेल करेंगे तो हमारे पास गवर्नमेंट की बैकिंग है, हमारे पास इन्वेस्टर्स की बैकिंग है। और वहीं पे इंडिया में अगर एक बंदा बिजनेस करने का ट्राई भी करता है तो दैट कैन बी हिज लास्ट ट्राई इन हिज लाइफ, कि उसके बाद से वो कभी ट्राई ही नहीं करेगा बिजनेस का, अगर उसका पहला बिजनेस फेल हो जाता है तो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे भी इनिशियल 1-2 बिजनेसेस फेल हुए थे, बट मैंने गिव अप नहीं करा, मैं ट्राई करते रहा बिजनेसेस में, एंड फाइनली मेरे एक एनिमेशन स्टूडियो थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है आई वुड से, और उसको मैं स्केल अप कर रहा हूँ। तो हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट ऑल्दो सिमिलर है दोनों कंट्रीज में, बट हाँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बैकिंग ना होने की वजह से वहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है एक इंडिविजुअल पे जो बिजनेस कर रहा है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि यूएस में एक चीज है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के नाम से, जो कि गवर्नमेंट भी ऑफर करती है और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी ऑफर करती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, 12 से 24 महीने तक आपने काम कर लिया और अनफोर्सीन रीजन की वजह से अगर ले ऑफ होता है और आपको निकाल दिया जाता है, तो गवर्नमेंट या आपने जहां से इंश्योरेंस ले रखा होगा वो कंपनी आपको हर वीक कुछ ना कुछ पेमेंट करेगी, जिससे आप उस समय भी अर्न कर पाओगे जब आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। अब इंडिया में एज सच कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो वो डिप्रेशन में भी चले जाता है कि भाई अब मैं अपनी बेसिक नीड्स कैसे पूरी करूंगा फैमिली की। और जहां तक रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो यूएस में बहुत सारी कंपनियां सपोर्ट करती हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो सामने से, दे विल पे यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ऑफ कोर्स इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, बट दैट्स अ एनकरेजिंग टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एवरीवन नीड्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अकेले आप कंपनी बनाने जाओगे ना तो 2 करोड़ की बना लोगे, 5 करोड़ की बना लोगे, 10 करोड़ की बना लोगे, बट वहीं पे आप इन्वेस्टर्स का सपोर्ट लेकर के, नेटवर्किंग करके और वेंचर कैपिटलिस्ट से इन्वेस्टमेंट लेकर के, उनकी एक्सपर्टीज यूज करके अगर आप कंपनी बनाओगे ना, तो जो काम आप 20 सालों में करोगे ना, वो काम आप 2 से 4 सालों में भी कर सकते हो, और अपनी कंपनी का रेवेन्यू 100, 200 और इवन 1000 करोड़ तक भी लेके जा सकते हो। तो ये फायदा होता है इन्वेस्टमेंट लेने का, और यहीं पे यूएस बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया कि यूएस में वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं। तो हाँ, ये कुछ डिफरेंसेस थे यूएस और इंडिया के इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर आप लोग मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं तो प्लीज लेट मी नो आपको कौन सा पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड लगा, और अगर आप कहीं पे मेरे को करेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई नो कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर मामले में। सो या, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।